हेलो बच्चों, अभी तक हम लोग यूपीपीएससी में जो एग्रीकल्चर के इकोनॉमिक्स के प्रश्न आए थे उन पे हम लोग चर्चा कर रहे थे और ये चर्चा आगे भी जारी रहेगी। इस बीच हमने ये सोचा कि चूँकि परीक्षा बहुत नज़दीक है, 1 अगस्त को होने वाली है, तो कुछ ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा की जाए जो कि आने की जिनकी प्रबल संभावना है। तो उसी को ध्यान में रखकर आज एग्रीकल्चर में उद्यान विज्ञान हार्टिकल्चर के कुछ प्रश्न हम आपके सामने लाए हैं जिनके पूछे जाने की प्रबल संभावना है। तो आज इन्हीं पे चर्चा होगी। जो उद्यान विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनमें से जो मैंने पहला प्रश्न लिया है वो है पॉलिनेटिंग एजेंट फॉर मैंगो इज, यानी मैंगो में परागणकर्ता प्रमुख कौन है। वैसे तो हनी भी मैंगो के जब फ्लावरिंग आती है तब पाई जाती है, हाउस फ्लाई, वैस्प यानी भौरा और बटरफ्लाई तितली। तो वैसे इसमें मुख्य रूप से आपकी घरेलू मक्खी होती है हाउस फ्लाई। ये हाउस फ्लाई का चित्र है। तो अगर पूछा जाए पॉलिनेटिंग एजेंट मुख्य रूप से कौन है तो ऑल ऑफ द अगर ऑप्शन है तब भी गलत होगा, इसमें हाउस फ्लाई ही उत्तर सही होगा। दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न है वेजिटेटिव पार्थेनोकार्पी इज फाउंड इन, वानस्पतिक अनिषेक फलन किसमें पाया जाता है। सेब, सिट्रस नींबू वर्ग में, बनाना केला में, वाटरमेलन तरबूज में। तो वेजिटेटिव पार्थेनोकार्पी बनाना केला में पाई जाती है और इस पार्थेनोकार्पी में स्टिमुलस की ज़रूरत नहीं पड़ती है। पार्थेनोकार्पी 2 तरीके की होती है, वेजिटेटिव पार्थेनोकार्पी और स्टिमुलेटिव पार्थेनोकार्पी। स्टिमुलेटिव पार्थेनोकार्पी में स्टिमुलस यानी पॉलन ग्रेन का स्टिग्मा पे लैंडिंग की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन वेजिटेटिव पार्थेनोकार्पी में किसी तरीके की पॉलिनेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो बनाना उसका अच्छा उदाहरण है कि वेजिटेटिव पार्थेनो, ये बनाना के फल को काट के दिखाया गया है। पार्थेनोकार्पी होने की वजह से इसमें जो काले काले रंग के दिखाई देते हैं ये नॉन वायबल सीड हैं। तो जब भी पार्थेनोकार्पी होगी तो उसमें बीज नहीं बनते हैं, सीडलेसनेस होती है। वाटरमेलन में भी अगर बीज नहीं पाए जाते हैं वो ट्रिप्लॉइडी की वजह से होता है, पार्थेनोकार्पी की वजह से नहीं होता है। तो अगर ये वेजिटेटिव पार्थेनोकार्पी पे प्रश्न आए वानस्पतिक अनिषेक फलन तो केला उत्तर सही होगा। तीसरा महत्वपूर्ण प्रश्न है कि सिंगल सीडेड नट इज, एक बीजीय नट का उदाहरण है। तो आलमंड में भी एक बीज पाया जाता है, कोकोनट भी, लीची और वालनट, लेकिन सिंगल सीडेड नट का उदाहरण है लीची। ये लीची का है, उसमें एक सीड पाया जाता है। तो इसीलिए सिंगल सीडेड नट अगर पूछा जाए तो लीची ही ऑप्शन सही होगा। चौथा महत्वपूर्ण प्रश्न है कि प्रोमिनेंट रोज ब्रीडर ऑफ इंडिया इज। तो नीचे एक चित्र बना है, इनके नाम पे डाक टिकट भी जारी हुआ है। ये डॉक्टर बीपी पाल हैं, बेंजामिन पियरी पाल। तो इसमें सी ऑप्शन सही होगा। ये पहले आईसीआर के डीजी भी थे। तो अगर ये भी प्रश्न आ सकता है कि प्रथम डीजी आईसीआर के कौन थे, तो बीपी पाल या बेंजामिन पियरी पाल। तो यहाँ पे सी आंसर सही है। पांचवा प्रश्न है दिस फ्रूट इज आल्सो नोन एज इंडियन गूसबेरी। इंडियन गूसबेरी आंवला को कहते हैं और यहाँ पर ये आंवला है। ये जो हमने चित्र लिया है ये मलबरी का है, सहतूत का है, और ये रास्पबेरी, रसभरी जिसे कहते हैं उसका है। तो रास्पबेरी, मलबरी और मौसम्बी तो आप सब लोग जानते ही हैं, ये रेयर फ्रूट है। इसमें से अगर ये पूछा जाए कि इंडियन गूसबेरी कौन है तो आंवला ही उत्तर सही होगा। तो ये आंवला है। छठा महत्वपूर्ण प्रश्न है विच वन इज़ नॉट ए वैरायटी ऑफ बेल। बेल आपके उत्तर प्रदेश का बहुत ही महत्वपूर्ण फल है। तो ये बेल का हमने चित्र दिया हुआ है, जिन लोगों ने नहीं देखा हुआ है तो देख सकते हैं। ये पंत शिवानी, पंत अपर्णा, पंत रुद्रा, पंत सुजाता। तो यहाँ ये 3 प्रजातियाँ हैं, लेकिन ये पंत रुद्रा ये प्रजाति बेल की नहीं है। तो पंत शिवानी, पंत अपर्णा, पंत सुजाता और एक और प्रजाति है पंत उर्वशी। तो 4 प्रजातियाँ पन्नगर से निकाली गई हैं जो काफ़ी अच्छी हैं। तो अगर आपसे ये प्रश्न पूछा जाए, संभावित प्रश्नों में है, तो आप इसको जानते रहिए। 7वां प्रश्न है जो प्रायः कंफ्यूजिंग रहता है, कॉमर्शियल प्रोपेगेशन मेथड ऑफ ग्लैडियोलस इज। ग्लैडियोलस को स्वॉर्ड लिली भी कहते हैं, तलवार लिली।
तो इसका व्यावसायिक प्रवर्धन किससे किया जाता है? कार्म, ट्यूबर, बल्ब, सीड, ये उसके सीड हैं और ये वो जब उसकी स्पाइक फूलती है तो ये ग्लैडियोलस का चित्र है। वास्तव में ग्लैडियोलस कार्म से प्रवर्धित किया जाता है, बल्ब से नहीं किया जाता है। आप ओनियन यानी प्याज देखे होंगे, बल्ब में ट्यूनिकेटेड लीफ पाई जाती हैं, जिनको आप अगर निकालते चले जाएंगे तो बीच में एक स्टेम बचेगा। लेकिन कार्म में ऐसा नहीं है, अगर इसको काट के देखेंगे तो ठोस निकलेगा और यही मुख्य रूप से अंतर होता है। जैसे आलू को आप काटते हैं बीच से तो ठोस निकलता है, ऐसे इस बल्ब को काट के देखेंगे तो बिल्कुल बीच से ठोस निकलता है। तो ये इसका यहाँ उत्तर इसका कार्म हो जाएगा। तो कमर्शियल प्रोपेगेशन मेथड ऑफ ग्लैडियोलस इज कार्म। अगला 8वां बहुत ही महत्वपूर्ण संभावित प्रश्न है, प्रिजर्वेटिव नॉट यूज्ड इन कलर्ड फ्रूट। कलर्ड फ्रूट का आशय ये है कि जिन फलों में एंथोसायनिन पिगमेंट पाया जाता है वो कलर्ड फ्रूट कहलाते हैं। पिगमेंट आप जानते ही होंगे, कैरोटीनाइड्स में कैरोटीन और जेंथोफिल आते हैं जो कि वाटर सॉल्युबल नहीं होते हैं। जितने भी येलो कलर के फ्रूट होते हैं उसमें कैरोटीन या जेंथोफिल पाया जाता है, और जो नॉन येलो कलर्स और दूसरे रंग के होते हैं, लाल है, जामुनी रंग का है, वो सब में एंथोसायनिन होता है। एंथोसायनिन वाटर सॉल्युबल होता है। यहाँ कुछ कलर्ड फ्रूट के उदाहरण दिए हैं, जैसे जामुन है, ये आपका सहतूत है, मलबरी है, ये अनार है। तो ऐसे ही और तमाम चीज़ें होती हैं जिसमें कि कलर्ड रस पाया जाता है। तो इन फलों में अगर आप KMS मिला देंगे तो वो रंगहीन हो जाएगा, ब्लीचिंग हो जाएगी। इसीलिए इसका कोई भी प्रोडक्ट बनाएंगे उसमें पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड कभी नहीं मिलाते हैं, नहीं तो वो डिस्कलर हो जाएगा। 9वां प्रश्न है बच्चों जो कि अति महत्वपूर्ण है, नॉट मैच्ड। तो नॉट मैच्ड में पहला है ब्राइन सॉल्यूशन, साल्ट सॉल्यूशन। ब्राइन सॉल्यूशन यानी नमक के घोल को ब्राइन सॉल्यूशन कहते हैं, और जितनी भी कैनिंग सब्जियों की जाती है उसमें 2% ब्राइन सॉल्यूशन यूज किया जाता है। तो ये मैच है। बी है रिफ्रैक्टोमीटर, डिग्री ब्रिक्स। ये रिफ्रैक्टोमीटर का चित्र है और इसमें ड्रॉप रख करके उससे हम ये बता पाते हैं कि उसमें कितनी शुगर है। तो डिग्री ब्रिक्स का मतलब TSS और TSS का मतलब शुगर। तो रिफ्रैक्टोमीटर से हम TSS ज्ञात करते हैं या डिग्री ब्रिक्स ज्ञात करते हैं, तो ये भी ऑप्शन सही है। जेल मीटर पेक्टिन, ये भी सही है। जेल मीटर से पेक्टिन की मात्रा ज्ञात की जाती है और पेक्टिन की मात्रा के हिसाब से ही शुगर मिलाई जाती है। जैम 65% TSS, ये ऑप्शन गलत है। उसका कारण ये है कि जैम में 68% TSS पाया जाता है, 68% TSS पाया जाता है, 65% जेली में पाया जाता है। तो ये ऑप्शन आपका डी गलत हो जाएगा, बाकी सभी मैच्ड हैं। 10वां भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, नॉट ए डायोसियस वेजिटेबल। इनमें से 4 सब्जियां दी गई हैं, कौन डायोसियस वेजिटेबल नहीं है? डायोसियस का अर्थ होता है कि जिसमें मेल प्लांट और फीमेल प्लांट अलग अलग हो। फ्लावर नहीं, मेल प्लांट और फीमेल प्लांट हो। पपीता आपने देखा होगा, नर पौधा अलग होता है, मादा पौधा अलग होता है। सब्जियों में भी ऐसे कुछ सब्जियां हैं जिसमें नर पौधा अलग होता है और मादा पौधा अलग होता है। तो पॉइंटेड गार्ड, ये हमने पॉइंटेड गार्ड या परवल जिसको कहते हैं हिंदी में, ये डायोसियस होता है, ये सही है। चोचो में भी डायोसियसनेस पाई जाती है। ये चोचो का पेड़ है, पौधा है, जिसमें ये फल दिखाई दे रहे हैं। स्पिनाच, पालक में भी डायोसियस पाया जाता है। स्नेक गार्ड को चिचिंडा कहते हैं। स्नेक गार्ड में डायोसियस नहीं पाया जाता, ये चिचिंडा है कुकुरबिटेसी का, और ये फल आपने देखे होंगे, सब्जियां इसकी बनती हैं और ये मार्केट में इस समय उपलब्ध है। तो यहाँ स्नेक गार्ड ऑप्शन हो जाएगा कि ये डायोसियस वेजिटेबल नहीं है। बाकी तीनों पॉइंटेड गार्ड, चाव और स्पिनाच तीनों डायोसियस वेजिटेबल हैं। इसमें सिंगल भी पूछी जा सकती है और दूसरे तरीके से भी ये प्रश्न आ सकता है। इस श्रृंखला का अंतिम प्रश्न 11वां प्रश्न है, रोज प्रूनिंग टाइम इन नॉर्थ इंडिया इज अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, सितंबर। तो उत्तर भारत में जो सबसे अच्छा समय है वो अक्टूबर है, और बच्चे बहुत कंफ्यूज करते हैं अक्टूबर और नवंबर में। नवंबर में भी प्रूनिंग की जाती है, दिसंबर में भी की जाती है, लेकिन ये लेट प्रूनिंग है और जो आइडियल टाइम है वो अक्टूबर ही है। इसमें नवंबर में प्रूनिंग करने पे जो लेट में फ्लावरिंग होती है उसको बढ़ावा मिलता है। दिसंबर में कंडीशन एकदम उचित नहीं होती है। तो
अगर ये ऐसा प्रश्न आए तो अक्टूबर मतलब अक्टूबर, इसमें कोई कन्फ्यूज़न की बात नहीं है। तो रोज़ प्रूनिंग टाइम इन नॉर्थ इंडिया इज़ अक्टूबर।